लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक टॉपिक कर लिया था? रिप्रेजेंटेशन ना। लास्ट हम लोग क्या कर रहे थे? सेल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे ना। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सेल रिप्रेजेंटेशन किया था, उसके आगे आज देखना चालू करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इतनी चीज़ें आज हमें देखनी। हाँ भाई, चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बेटा हम लोगों को एक्चुअली टॉपिक करना है, एक्चुअली टॉपिक, ये पेन क्यों नहीं चल रहा? डू नॉट रिस्पॉन्ड पे चला गया, वेट करते हैं। हाँ, मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं? मेरा सवाल है, क्या किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, कैसे? सवाल तो यही आएगा। इधर देखो, देखो सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा, अभी हम शुरू नहीं कर रहे टॉपिक, अभी हम थोड़ा सा समझा रहे हैं। सेल पोटेंशियल है ना, तो सेल पोटेंशियल क्या होता है? हमने एक सेल तैयार करी इस तरीके से, यहाँ ले लिया हमने ZnSO4, यहाँ हमने दूसरा लिया, यहाँ ले लिया CuSO4, यहाँ हमने जिंक की रॉड डाल ली, ये जिंक, और यहाँ पर हमने कॉपर की रॉड ले ली। समझे? तो इनके बीच में, ठीक है ना, इनके बीच में हमने ये बल्ब भी लगा दिया, ठीक है ना, और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर सेल पोटेंशियल क्या है। ठीक है ना, तो सेल पोटेंशियल कुछ नहीं होता। सेल पोटेंशियल एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है, एक है एनोड और एक है कैथोड। एनोड और कैथोड, इनके बीच का, एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है जल्दी बताओ? इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं। उसी को हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं, या फिर उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर उसी को क्या कहा जाता है बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको निकाला कैसे जाता है बताओ भाई, किसी को आइडिया कैसे निकालते हैं इसको? हाँ, नहीं भैया, इसको निकाला जाता है एक डिवाइस जिसका नाम है वोल्टमीटर। नाम तो सुना होगा। इसको किससे निकाला जाता है? वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर निकालने के लिए, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं वोल्टमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन, Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन मैं यहां पर 1 मोलर लेता हूं, और यहां पर कॉपर +2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैं लेता हूं 1 मोलर। ठीक है, तो ऐसे केस में यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आता है वो निकल कर आता है 1.1 वोल्ट। मतलब जो सेल पोटेंशियल हम निकालते हैं वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? बोलो 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 भाई, सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है? सेल पोटेंशियल निकाला जाता है एक्सपेरिमेंटली, सेल पोटेंशियल हम निकालते हैं। ठीक है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सेपरेटली और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सेपरेटली हम एक्सपेरिमेंट से निकाल नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में जो निकलता है वो पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है बस। ठीक है ना? ओके, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कहते हैं सेल पोटेंशियल।
लेकिन इसका पोटेंशियल नहीं निकाल पाया मैं। इसके पोटेंशियल को मैं नाम देता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल है जल्दी बताओ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि सेल के इतने पार्ट के पोटेंशियल को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? इसको भी हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसे जल्दी बताओ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना? अब शुरुआत करेंगे मेन टॉपिक की एक एक कर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। ठीक है, लेकिन फिर बता रहा हूं एक्सपेरिमेंट से हम केवल क्या निकाल पाते हैं? एक्सपेरिमेंट से केवल हम लोग निकाल पाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना? एग्जैक्ट पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पाते। ओके, समझ में आ रहा है? बताओ भाई। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया है। वैसे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कोई खास डेफिनेशन हो नहीं सकती, लेकिन हमने डेफिनेशन बनाई है, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है, इस डेफिनेशन से हमको क्या पता चल रहा है कि हमने ये ले लिया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इसमें रखा हमने जिंक का लेट से ZnSO4 लिया है, ZnSO4 सॉल्यूशन, और हमने यहाँ मेटल ले लिया। अब वो ये बोल रहा है यहाँ पर ऐसे रिएक्शन होगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जस्ट एक डेफिनेशन है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है जल्दी बताओ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। समझे? और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई। ये किस पर डिपेंड करता है? एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। कौन सा मेटल यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है ना? ओके, नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड जिंक का है या कॉपर का है, दोनों के लिए अलग अलग होगा। दूसरा है ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। जो आयन रिएक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे यहां कौन सा इन्वॉल्व है? Zn+2। जो आयन रिएक्शन में इन्वॉल्व है उस आयन के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तीसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। और चौथा ये डिपेंड करता है प्रेशर पर, प्रेशर ऑफ गैस। अगर गैस इन्वॉल्व है तो ये प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है? क्या इन्वॉल्व है जल्दी बताओ? अगर गैस इन्वॉल्व है, जैसे कि हाइड्रोजन इन्वॉल्व थी, ठीक है नहीं थी? बताओ, एक एग्जांपल में हाइड्रोजन लिया था। तो अगर गैस इन्वॉल्व है तो गैस के प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन चार चीजों पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? ठीक है? अब देखो, नेचर को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर जिंक का नेचर है इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करने का, तो जिंक इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर कॉपर का नेचर है Copper+2 का इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करने का, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ रहे हो? लेकिन मैं इन तीन चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं। किसको? कॉन्सेंट्रेशन को, टेम्परेचर को और प्रेशर को। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन जो है आयन का, कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं 1 मोलर ले लूं, मतलब 1 मोल पर लीटर, कितना ले लूं कॉन्सेंट्रेशन? 1 मोल पर लीटर। ठीक है? टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में ले लूं रूम टेम्परेचर, क्योंकि सेल को रूम टेम्परेचर पे काम करना है, 298 केल्विन।
अगर मैं टेम्परेचर ले लूं 298 केल्विन, और अगर गैस इन्वॉल्व है तो प्रेशर ले लूं मैं 1 बार। कितना प्रेशर ले लूं बेटा? 1 बार। अगर मैं इन तीन चीजों को कांस्टेंट कर दूं तो मेरा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बन जाता है बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तब हम उसे क्या बोलते हैं? बोलो। तब हम उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिनोट किससे करते हैं बेटा? ई नॉट से। किससे डिनोट करते हैं? ई नॉट। तुम लोग सीख ही चुके हो, जब भी कोई चीज स्टैंडर्ड आती है उसमें क्या लगा देते हैं? ई नॉट। और अब याद रखना, मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया, इसको कांस्टेंट कर दिया, इसको कांस्टेंट कर दिया, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल केवल और केवल नेचर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा बताओ? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर। नेचर, ये केवल और केवल नेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड और उसका आयन का जो नेचर होगा। समझ रहे हो? तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एक टर्म है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक सिंगल इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक सिंगल इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिनोट करते हैं इसको ई से, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे। उनमें से 3 फैक्टर को अगर मैं फिक्स कर दूं तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड केवल नेचर पे डिपेंड करता है। और याद रखना, केमिस्ट्री में हमारा जो मेन रोल है, मेन काम है, वो काम यही है, ठीक है ना, कि हमें नेचर निकालना है, नेचर फाइंड आउट करना है, अलग अलग सब्सटेंसेस के नेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ओके, जब हम लोग केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं तब भी हम यही पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। समझ रहे हो? तो नेचर मतलब क्या है? प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, यहां से लिखना चालू करो। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लेना बेटा। हो गया?
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ये एक फोर्स है जो कि ये एक फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक मूव करा रहा है। और वो फोर्स क्या होता है? जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वही। ठीक है, तो जो सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल का ही एक और नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम ईएमएफ ऑफ सेल भी कहते हैं शॉर्ट में। सेल पोटेंशियल का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लिख लिया इसको सभी ने? ठीक है, ये लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां तक आ रहा है सभी लोगों को समझ में? जल्दी करो। हो गया? बताओ भाई। जल्दी करो।
किसी को कोई डाउट है बेटा? बोलो भाई। नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछो। ठीक है, हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। और इनकी डेफिनेशंस इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। मेन हमारा टॉपिक है अगला, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंबल है ई नॉट। एक होता है, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक तो कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में उसको लिखा जाएगा SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और दूसरा है, उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है SRP। दो है भाई, एक है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बताता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें बताता है टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। ये हमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, प्रॉपर्टी बताता है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो हम इस पे सिंपली लिखेंगे, ये क्या बताता हमें? टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, है ना। टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। और ये क्या बताता है? ये हमें बताता है गिव्स इन्फो अबाउट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SRP। और बेटा सबसे सिंपली इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर SOP की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। कौन से चांसेस बढ़ेंगे बोलो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर SRP की वैल्यू ज्यादा है तो रिडक्शन रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। समझे या नहीं समझे? बताओ। नहीं समझ में आया? अरे बोलो भाई। अरे सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो रिडक्शन होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ कैसे होती है, मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है जिंक सॉलिड है, जिंक ने बनाया Zn+2 एक्वस और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोलो हाँ या ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? बोर्ड पे देखो, बोर्ड
इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मतलब E। अभी स्टैंडर्ड की बात चल रही है मतलब नॉट। और रिएक्शन कहां से कहां जा रही, रिएक्शन जिंक से Zn+2 पे जा रही है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। लिखने का तरीका समझ में है? इसकी वैल्यू मेरे को याद है, मैं लिख देता हूं, तुम्हें अभी याद होने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? लिखने का तरीका समझ में है? ठीक है। अच्छा, इसमें इसका एग्जाम्पल, अच्छा अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, Zn+2 एक्वस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो Zn क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड बना। इस रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसीलिए ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसलिए रिएक्शन क्या है, रिडक्शन। समझे? कैसे लिखा जाएगा इसको? इसको लिखेंगे हम E0। समझ में आया? क्योंकि स्टैंडर्ड है, और ये कहां से कहां जा रहा है, Zn+2 से Zn, तो इसको लिखा जाएगा Zn+2 से Zn। और रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज की है हमने। क्या किया है, रिएक्शन की डायरेक्शन हमने चेंज की है, तो वो प्लस में है, तो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी -0.76 वोल्ट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें यह सीखने को मिला कि जो एसओपी और एसआरपी का रिलेशन है, एसओपी और एसआरपी का रिलेशन है वो ये है कि एसओपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एसआरपी होता है। एसओपी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, एसओपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एसआरपी होता है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट टर्म है। ये ऑक्सीडेशन है और ये कौन है, रिडक्शन है। समझे कि नहीं? बोलो भाई हाँ है ना। एक एग्जांपल और लिखवा देते हैं तुम्हें इसमें, अब इतना करवा दिया तो एक एग्जांपल और लिख ही लो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल टू, ये है कॉपर सॉलिड। कॉपर ने क्या किया, अगर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया इस तरीके से, तो ऐसे केस में हम लिखेंगे E0 कॉपर से कॉपर +2, और इसकी वैल्यू है -0.34 वोल्ट। ठीक है। और अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इससे बन रहा है कॉपर सॉलिड। समझ में आया? तो ये हो जाएगा E0 कॉपर +2 से कॉपर, और इसकी वैल्यू होगी +0.34 वोल्ट। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? हाँ, अरे वैल्यू के लिए मत परेशान हो अभी। क्या? नहीं, जो लिखा है सही लिखा है, बताएंगे ना अभी। ठीक है, ओके। इधर ध्यान से देखो, जिंक का प्लस में आ रहा है, और यहां देखो जिंक का प्लस में आ रहा है और कॉपर का किस में आ रहा है, माइनस में। और दोनों के क्या है, यहां लिख दूं अलग से, E0 Zn से Zn+2, ये है +0.76 वोल्ट, और दूसरा है E0 कॉपर से कॉपर +2, इसकी वैल्यू है -0.34 वोल्ट। बेटा इसमें इसका एसओपी बड़ा है, मतलब जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो कॉपर से ज्यादा है। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कॉपर से ज्यादा है। यहां अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा Zn+2 से Zn -0.76 वोल्ट, और कॉपर का क्या लिखूंगा, कॉपर +2 से कॉपर, इसकी वैल्यू लिखूंगा +0.34 वोल्ट। इधर देखो, ध्यान से देखना, Zn+2 और कॉपर +2 की बात करें तो कॉपर +2 की इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि यहां रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है,
तो कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब कॉपर बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में दोनों में कौन, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये बड़ी वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, बड़ी। और मैंने क्या बताया था, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, जिसका एसआरपी बड़ा होगा, उसके किसके चांसेस ज्यादा होंगे, उसके रिडक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जिंक प्लस 2 के रिस्पेक्ट में कॉपर प्लस 2 के इलेक्ट्रॉन गेन करने के चांसेस ज्यादा हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने का नेचर ज्यादा है। दोनों का मतलब समझ में आया? सिंपल सा मतलब है, जिसका एसओपी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, जिसका एसआरपी ज्यादा है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो भाई हाँ या ना। ठीक है। एसओपी और एसआरपी में इसके आगे मोस्टली जब हम पढ़ाएंगे तो हम मोस्टली एसआरपी ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं मोस्टली, आगे चल के बताओ? एसआरपी यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? सारे एसआरपी ही यूज करते हैं। ठीक है ना? तो उससे बाद में जाके पूछना तुम लोग, ठीक है? हालांकि वो रीजन नहीं है, मैं समझाऊंगा कि इसको क्यों यूज करते हैं, लेकिन बाद में। पहले इतना लिखो, फिर मैं समझाऊंगा कि एसआरपी क्यों यूज करते हैं। हाँ बेटा, नहीं नहीं, किसी का आवाज नहीं, क्या बोल रही, किसी का एसआरपी अगर नेगेटिव है तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में? हमेशा जो भी आप बताओगे कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, उसका एसआरपी एसओपी वैल्यू दिया हुआ है ना, तो आप ये कैसे बताओगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग है और वो रिड्यूसिंग है? तो बेटा वो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होगा। समझ में आ रहा है? जिंक अकेला सेल नहीं बना सकता, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिंक अकेला नहीं बना सकता, उसको कोई चाहिए। समझ में आ रहा है? तो केमिकल रिएक्शन, यहां एक केमिकल रिएक्शन होनी है। केमिकल रिएक्शन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होती है, किसी के साथ होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है तो कोई गेन करने वाला भी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते केवल वैल्यू देख के, है ना, आपको किसी के साथ उसे कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। ये भी हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे कि आखिर प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, और ये प्लस और माइनस किसके रिस्पेक्ट में है। रेफरेंस तो होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले बनाया था वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर केवल सेल पोटेंशियल बताता है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ही बताता है। लिख लो इसे। बेटा समझ में आ रहा है? आगे लिखूं, आगे बढ़ा दूं? हाँ जल्दी लिखो बेटा। सवाल लगा रहे हो? तीन चार बच्चे सवाल लगाए अभी तक, मुझे 4 लोग ही दिखे हुए हैं जिन सवाल लगा रहे हैं, क्योंकि 4 लोगों ने मेरे से डाउट पूछे हैं बस, है ना। याद रखना, थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, जब क्वेश्चन लगाओगे तभी थ्योरी दिमाग में जाएगी।
है ना, क्योंकि थ्योरी का जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा तब तक आपको बनेगा नहीं। हो गया, चलो किसी को कोई डाउट इसमें? सिंपल है, मैं तो थ्योरी बता रहा हूँ अभी, है ना। अभी तो सिर्फ थ्योरी चल रहा है कि ये वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो रिडक्शन है, और स्टैंडर्ड पहले बता रहा हूँ, नॉन स्टैंडर्ड वाले बाद में बताऊँगा। तो थ्योरी है बस, और कुछ नहीं है ना। और इस पूरी चीज़ से एक ही चीज़ सीखने को मिली कि भाई जिसका एसओपी ज़्यादा है वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका एसआरपी ज़्यादा है वहाँ रिडक्शन होगा। आगे बढ़े, बोलो भाई। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसे कहते हैं हम सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं ई सेल, या फिर बोला जाता है ईएमएफ। ई सेल बोला जाता है या फिर ईएमएफ, है ना। डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, देख लेना भाई, उसमें कुछ खास नहीं है। इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन का मतलब क्या है? अगर हम इस तरीके से एक सेल बनाते हैं, अगर हम इस तरीके से एक सेल बनाते हैं, ठीक है ना, ये जिंक है, ये कॉपर है, यहाँ ZnSO4 का सॉल्यूशन मान लो, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ओके। ये सॉल्ट ब्रिज भी लगा दिया भैया, किसी को डाउट ना हो कि सर सॉल्ट ब्रिज कहाँ गया, सॉल्ट ब्रिज भी लगा दिया। अब हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करता हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ यहाँ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लग रहा होगा तभी तो वो मूव कर रहा है। लेकिन वो फोर्स जो है वो फिजिक्स में जैसा फोर्स पढ़ते हैं वैसा नहीं है। ये जो फोर्स है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव कर रहा है, वो इसका और इसके बीच का, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। वो क्या है, जल्दी बताओ, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दो। इसके पैरेलल में क्या लगा दो, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, और वोल्टमीटर मुझे सीधे सीधे कैलकुलेट करके क्या देगा, ई सेल देगा। मेरी बात समझ रहे हो? अरे बोलो भाई हाँ या ना, ठीक है ना। ये मुझे सीधे सीधे क्या देगा, ये ई सेल देगा, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस फिजिक्स में पढ़ा तुमने अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस की? नहीं, अबे 9वीं क्लास में तो पढ़ा ही होगा, 9th 10th में भी तो आता है। और ध्रुव ने अभी यस बोला था। क्या पढ़ा तुमने फिजिक्स में, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस? हाँ, बस तुम जवाब ना दो,
मैं आज ही धीरज सर को बताता हूँ। हाँ बताओ क्या होता पोटेंशियल डिफरेंस है? वो पोटेंशियल एनर्जी होती है भाई, जो तुम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन लेकर आते हो। वहाँ नहीं पहुँचे तुम लोग अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस तक। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, देखो सिंपल, देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मान लो दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट है, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, दो प्लेट है। अब एक प्लेट पे मान लो नेगेटिव चार्ज दे दिया और एक प्लेट में मान लो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, जिसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं उसे कहते हैं हाई पोटेंशियल, जिसे पॉजिटिव चार्ज देते हैं उसे क्या बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और जो दूसरा वाला होता है उसे क्या बोलते हैं लो पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? और इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो मतलब है, फिजिक्स में भी शायद ऐसे ही बताया जाएगा, मुझे नहीं आती अब इतनी फिजिक्स, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बताओ? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अच्छा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। इस केस में चेक करें बेटा, इस केस में अगर मैं ई सेल लूंगा तो इस केस में हाई पोटेंशियल पे कौन है, जल्दी बताओ, बोल दो भाई। हाँ, ये गधे लोग बैठे हैं यहाँ पे, जिंक है बोल रहा है हाई पोटेंशियल पे। अबे जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ प्लस का चार्ज है और यहाँ माइनस का चार्ज हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यही हुआ ना। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ प्लस का चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ माइनस का चार्ज जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे। तो सिंपल ई सेल जो होगा वो होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या होगा जल्दी बताओ? ई सेल बराबर होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो हाँ या ना। तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इसको रट लेना, कैथोड माइनस एनोड। और अगर ई नॉट सेल बोलूं स्टैंडर्ड में तो वो हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल है कौन सा वाला? दो स्टैंडर्ड थे ना, एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था। कौन सी वाली वैल्यू पुट करूं कैथोड में, कौन सी वैल्यू पुट करूं एनोड में? चलाओ दिमाग चलाओ, एक एक करके, एक एक करके तुम बताओ। ऑक्सीडेशन वाली कहाँ पुट करूं? दोनों में ऑक्सीडेशन वाली पुट कर दूं? दोनों में ऑक्सीडेशन वाली पुट कर दूं? ईसी में ऑक्सीडेशन पुट करूं, जहां रिडक्शन होता है वहां ऑक्सीडेशन पुट करूं स्पेशली? नहीं मतलब मैं जस्ट दिमाग सोच रहा हूं, ठीक है। हाँ तुम बताओ। ये बोल रहा है, हाँ युवराज, युवराज नाम है ना तुम्हारा? हाँ बोलो। ईसी पे ये बोल रहा है कि ईसी पे एसआरपी पुट कर देते हैं और एनोड पे एसओपी पुट कर देते हैं। आओ देखते हैं, इधर देखो, तुमने ही बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, है ना। ये इसने बोला यहां एसआरपी पुट कर दो और इसने बोला यहां एसओपी पुट कर दो। एसआरपी की वैल्यू है प्लस 0.34, एसओपी की वैल्यू है प्लस 0.76। अब तो ये बड़ा हो गया। अगर हम देखें साइन वाइज और वैल्यू वाइज, इवन मैग्नीट्यूड में देखें, अब तो ये बड़ा हो गया। हमें तो इसको बड़ा करना था ना अभी। बोलो भाई हाँ या ना। क्या करो, क्या बोल रहा है? हाँ तुमने कुछ बोला, पीछे किसी ने कुछ बोला? इसने बहुत सही चीज बोली। दोनों पे या तो एसओपी से करो दोनों को, या तो दोनों को एसआरपी से करो। समझ में आ रहा है? और मैं तुम्हें बता दूं, ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला बना है फॉर एसआरपी। कैथोड माइनस एनोड वाला फॉर्मूला किसके लिए बना है बोलो? एसआरपी। क्योंकि ऐसा करने पर
ठीक है ना। अगर मैं एसआरपी ले रहा हूं तो ये आ रहा है प्लस 0.34 प्लस, अरे एसआरपी लूंगा तो ये प्लस में तो आएगा। हाँ, यहां पे जब मैं लूंगा तो वही बात है, दोनों तरफ एसओपी या दोनों तरफ एसआरपी लो। फिलहाल मैं ले रहा हूं एसआरपी, इसका एसआरपी है -0.76 वोल्ट। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे। तो अब तो किसी को डाउट नहीं होगा ना। जनरली बच्चे हमेशा यही डाउट पूछते हैं कि सर यहां पे रिडक्शन हो रहा है, आपने एसआरपी रखा, बहुत बढ़िया, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर भी आपने एसआरपी वैल्यू पुट करी, रीजन समझ में आया? ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं यहां एसओपी पुट कर दूंगा तब ये हाई पोटेंशियल में चला जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये वैल्यू पुट कर दो इस क्वेश्चन में, कौन सा, ये वाले में, ये हो जाएगा ई नॉट, मैं पुट कर रहा हूं कॉपर +2 से कॉपर माइनस ई नॉट, Zn+2 से Zn पुट कर रहा हूं। दोनों देखो, दोनों रिडक्शन वाली वैल्यू है। इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस 0.34 वोल्ट, माइनस इसकी वैल्यू जाएगी -0.76 वोल्ट। तो यहां हो जाएगा हमारे पास 0.34 प्लस माइनस माइनस प्लस 0.76, कितना आ जाएगा वैल्यू? 1.1 वोल्ट। ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट आएगा। दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? याद रखना, ये हमेशा कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे। समझ में आया? पॉजिटिव का मतलब क्या है बेटा? ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग एसआरपी यूज करते हैं। अगर किसी के दिमाग में आए कि अगर हम एसओपी यूज करें तो क्या होगा, तो एसओपी अगर हम यूज करेंगे तो बेटा ई सेल का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा ई एनोड माइनस ई कैथोड। लेकिन इस फॉर्मूले को हम नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते हैं। दो चीज याद मत करो, ठीक है ना, सिर्फ एक याद करो, कैथोड माइनस एनोड, और किसके लिए याद करो? एसआरपी के लिए। क्लियर है सभी को? अरे बोलो भाई, क्लियर हुआ? ठीक है, आई थिंक आप लोगों को सेल पोटेंशियल उसका फॉर्मूला क्लियर होगा, लिख लो इसे। अब अगला डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये जो वैल्यूज हैं जो हमने कैलकुलेट करी हैं 0.76 माइनस में और 0.34 प्लस, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगला रहेगा इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है। लिखो इसे। रुद्राक्ष तो आया आज क्लास? मुझे तो दिखाई नहीं दिया 1 घंटे से, आधे घंटे से। सही है। आवाज नहीं।
आवाज नहीं। हो गया बच्चों? बताओ भाई, लिख लिया? बोलो भाई, तुम लोग पढ़ने आए हो कि बतियाने आए हो? अभी उठा के आखिरी बेंच में बैठा दूंगा। हो गया? हाँ, लिखो इसे। आई थिंक ये चैप्टर का पहला फॉर्मूला हमें मिल रहा है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अभी तक एक भी फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा नहीं था। इशिता, सवाल लगाना चालू किए पिछले चैप्टर के सॉल्यूशन के? सभी लोग पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस लगाएं। मैं 3 से 4:30 के बीच में डाउट के लिए फ्री रहता हूँ। आकर डाउट्स पूछें, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको टाइम चाहिए हो, ठीक है ना, तो मुझसे कांटेक्ट करके टाइम भी ले सकते हो। चलो, हो गया? अब देखो भाई, सवाल ये है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई और ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई। तो इन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसी ना किसी को रेफरेंस बनाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि कभी भी आप किसी भी दो इलेक्ट्रोड को लोगे, किसी भी दो इलेक्ट्रोड को अगर हम लेते हैं तो हमेशा सेल पोटेंशियल दोनों के बीच का डिफरेंस आता है। क्या आता है बताओ? दोनों के बीच का डिफरेंस आता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि कोई एक रेफरेंस हो, है ना? तो हम लोग रेफरेंस किसको ले लेते हैं बेटा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस ले लेते हैं। किसको रेफरेंस ले रहे हैं जल्दी बताओ? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को रेफरेंस ले रहे हैं और उसका नाम लिखा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या नाम लिखा जाता है उसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड को बनाया कैसे जाता है?
बहुत सिंपल है, एक बीकर ले लो, उस बीकर में क्या कर लो, उस बीकर में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर लो। अब मुझे H+ चाहिए, तो H+ के लिए मुझे क्या लाना पड़ेगा, H+ के लिए आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो जिससे H+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर आए। कितना है बताओ, 1 मोल पर लीटर। तो हमने क्या कर लिया, यहां पर हमने ले लिया 1 मोलर HCl, जिसके कारण यहां पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर आ जाएगा। समझ में आया, स्टैंडर्ड बनाने के लिए। और फिर क्या करते हैं, फिर इसमें क्या किया, फिर इसमें एक प्लैटिनम का वायर डाल दिया। किसका वायर डाल दिया, प्लैटिनम, क्योंकि हाइड्रोजन का मेटल तो होता नहीं है, पहले भी बताया था। प्लैटिनम का वायर डाल देते हैं और उसके नीचे एक प्लैटिनम की प्लेट लगा देते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, और प्लैटिनम की प्लेट लगाकर उसमें कोटिंग कर देते हैं प्लैटिनम ब्लैक की। ठीक है ना, प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं उसमें, यहां लिख देता हूं, प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम एक इस तरीके से एक जार बनाएंगे, है ना, इस तरीके से यहां से पास करेंगे हाइड्रोजन गैस H2 गैस, और H2 गैस जो है वो प्रेशर उसका होना चाहिए 1 बार या 1 atm लगभग, है ना। ठीक है, ये प्लैटिनम की वायर है, ये प्लैटिनम की प्लेट है, और फिर बाहर नॉर्मल वायर से वायरिंग कर देंगे। ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ में आ रहा है। यहां रिएक्शन क्या हो रही है, अगर मैं इसको कैथोड में लगाऊं तो कैथोड में तो रिडक्शन होना चाहिए, तो कैथोड में क्या होगा, कैथोड में 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बनाएगा। ये रिएक्शन इसके कैथोड की है। ठीक है, और एनोड, एनोड में क्या होगा, एनोड में जो H2 है, एनोड में H2 है, इससे बन जाएगा 2H+, एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन कैथोड में होगी, ये रिएक्शन एनोड में होगी। यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, HCl है तो अंदर जाके HCl टूट जाएगा H+ और Cl-। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है H0, H+ से H2, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 माना गया है। क्या माना गया बताओ, ये माना गया है, ये कैलकुलेट नहीं किया गया। हमने मान लिया कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0। ठीक है ना, और जब हम ये मान लेते हैं तो इसकी मदद से हम दूसरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे बताओ, बोलो भाई, समझ में आया। ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं इससे, इधर देखो, है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल देखो, मान लो मुझे किसका कैलकुलेट करना, जिंक का, तो मैं तो ऐसा अरेंजमेंट बनाऊंगा बढ़िया सा इस तरीके से, है ना, समझ में आया। अब इसमें सवाल ये होगा कौन कैथोड में जाएगा, कौन एनोड में जाएगा। बेटा कैथोड में कौन जाएगा, एनोड में कौन जाएगा, ये हमें गैल्वेनोमीटर बताएगा। कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर ने मुझे बताया है, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर ने बताया है कि इस केस में कैथोड में हाइड्रोजन जाएगा। कैथोड में कौन जाएगा, हाइड्रोजन। और एनोड में कौन जाएगा, एनोड में जिंक जाएगा। समझे कि नहीं समझे। एनोड में कौन जाएगा, जिंक। क्या हो गया, बस परेशान लग रहा है अभी तो बोर्ड में देखना क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है। गैल्वेनोमीटर मुझे ये बताएगा, और फिर लगा दूंगा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर मुझे क्या देगा, ई सेल देगा, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में करा रहे हो तो ई नॉट सेल देगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक से बन रहा है Zn+2 और H+ से बन रहा है H2, प्लैटिनम सॉलिड। ये रिएक्शन ये है। ठीक है, और इसका जो E0 सेल है, इसका E0 सेल होगा E0 H+ से H2 कैथोड माइनस E0
Zn प्लस 2 से Zn एनोड, कैथोड माइनस एनोड। और जब इसका ई नॉट सेल देखते हैं तो इसका ई नॉट सेल का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली, ये तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, ई नॉट सेल तो आ जाता है एक्सपेरिमेंट से, इसकी वैल्यू आएगी 0.76, इसकी वैल्यू होगी 0 क्योंकि हमने मानी है, और ये हो जाएगा ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn। तो हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करके ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट हुआ बोलो? इसी की मदद से हमने सबके ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल निकाले। अरे बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अगर यही चीज कॉपर के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, कॉपर वाला कैथोड में जाएगा। कौन कैथोड में जाएगा? कॉपर वाला कैथोड में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एप्लीकेशन लिख सकते हो, इसका एप्लीकेशन है टू फाइंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, to find standard electrode potential of various different electrodes, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा बोलो? आ रहा है ना? इजी है ना? कैसे साइंटिस्ट लोगों ने निकाला? हाँ, हाँ भाई, हो गया।
हो गया। Concentration of both the reduced and oxidized forms of hydrogen is maintained at the percent. Concentration of both reduced and oxidized form of hydrogen maintained at unity। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी 1 लेना है और इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो भी 1 लेना है। इसका मतलब ये है। तो ये फॉर्म कब बना? इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, इससे लूज करके ये बना तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। हो गया? उसी के आगे लिखा है दिस implies that the pressure of hydrogen gas is 1 bar and the concentration of hydrogen ion in the solution is 1 molar। ठीक है।